मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका जूम इन द इनसाइड स्टोरी चैनल में। यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, यह एक खोज है उन कहानियों की जो इतिहास के पन्नों में दबी रहीं, लेकिन आज की हेडलाइंस में गूंज रही हैं। कभी कश्मीर हिंदू बहुल हुआ करता था, फिर कुछ ऐसा हुआ कि पूरी घाटी की पहचान बदल गई। आज हम जूम इन करेंगे उन ऐतिहासिक परतों पर जहां धर्म, सत्ता और जनता की जिंदगियों ने मिलकर इतिहास को मोड़ा। लेकिन ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है। हाल ही में पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर हुए हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, और भारत ने चुप्पी नहीं साधी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया। नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी और कई रणनीतिक ठिकाने भारतीय हमलों का लक्ष्य बने। इसके बाद दोनों देशों के बीच एक बार फिर सीज़फायर की घोषणा हुई। लेकिन क्या यह सिर्फ एक अस्थायी शांति है या किसी नए युग की शुरुआत? और सबसे अहम सवाल, क्या इतिहास दोहराया जा रहा है या बदला जा रहा है? साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्या कश्मीरी पंडित एक दिन फिर अपने घर लौट सकेंगे? क्या विकास और स्थिरता घाटी की पहचान को एक नई दिशा दे सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि कभी कश्मीर हिंदू बहुल था? ऐसा क्या हुआ कि सदियों में यह घाटी मुस्लिम बहुल बन गई? क्या यह बदलाव स्वाभाविक था या किसी सत्ता नीति का नतीजा? राजा, सूफी या आम जनता, किसकी भूमिका सबसे अहम रही? और क्या भविष्य में कश्मीरी पंडित अपने घर लौट सकेंगे? क्या विकास से फिर से बदल सकती है घाटी की तस्वीर? प्राचीन काल, वैदिक और हिंदू युग। 1000 BCE 500 CE। कश्मीर पूरी तरह से हिंदू सभ्यता और वैदिक परंपरा का केंद्र था। ऋषि कश्यप के नाम पर इसका नाम पड़ा। शैव, वैष्णव और संस्कृत शिक्षा यहाँ फली फूली। शारदा पीठ एक महान ज्ञान केंद्र था जहां पूरे भारत से विद्यार्थी आते थे। 500 CE 1100 CE बौद्ध प्रभाव। 3 आधी सेंचुरी BCE अशोक महान ने यहां बौद्ध धर्म फैलाया। 7th सेंचुरी CE चीनी यात्रियों जैसे ह्वेन-त्सांग ने कश्मीर को बौद्ध शिक्षा का केंद्र बताया। हालांकि हिंदू धर्म तब भी मुख्यधारा में रहा। घाटियों में जब सूरज की किरणें देवदार के जंगलों पर पड़ती थीं, तब कश्मीर एक शांति और साधना की भूमि थी। ऋषिमुनियों की बातें, वेदों की ऋचाएं और मंदिरों की घंटियां यहाँ की सुबहों को जीवंत करती थीं। लेकिन सन 1320 AD में इस पवित्र भूमि पर एक तूफान आया और यह सब कुछ बदल गया। मंगोलों का हमला 1320 AD। दुलचा नाम का एक मंगोल आक्रमणकारी कश्मीर में घुस आया। आग, तलवार और लूट ने घाटी को झकझोर दिया। हजारों लोग मारे गए, मंदिर जलाए गए और एक सभ्यता की नींव दरकने लगी। शाह मीर का उदय 1339 AD। इस अराजकता में एक सैन्य प्रमुख उभर कर आया, नाम था शाह मीर। वह मूलतः तुर्किस्तान से आया हुआ एक मुसलमान सरदार था जो कश्मीर के दरबार में धीरे धीरे प्रभावशाली बनता गया। जब राजा सुहदेव की मृत्यु के बाद सत्ता संकट हुआ, तब शाह मीर ने चतुराई से हालात का फायदा उठाया। पहले रानी को समर्थन दिया, फिर दरबारियों को साथ लिया और अंततः 1339 AD में खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। यही से शुरू होती है कश्मीर में मुस्लिम शासन की पहली कड़ी, शाह मीर वंश। इस्लामीकरण की शुरुआत और सत्ता का विस्तार। शाह मीर का शासन तुलनात्मक रूप से संयमित था। उसने इस्लाम को बढ़ावा दिया, लेकिन ज्यादातर जगहों पर जबरदस्ती नहीं की। किंतु कहानी यहीं थमी नहीं। कश्मीर की पहचान तब सचमुच बदली जब गद्दी पर आया सुल्तान सिकंदर, जिसे इतिहास ने नाम दिया बुतशिकन, यानी मूर्ति तोड़ने वाला। सुल्तान सिकंदर बुतशिकन का आतंक 1389 से 1413 AD। सिकंदर का शासन कट्टरता की मिसाल बन गया।
उसने लगभग सभी प्रमुख मंदिर तोड़े। शारदा पीठ, मार्तंड सूर्य मंदिर जैसी धरोहरें मलबे में तब्दील हो गईं। संस्कृत विद्यालय बंद कर दिए गए। विद्वानों को या तो इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया गया या देश निकाला दे दिया गया। हजारों कश्मीरी पंडितों ने अपने घर छोड़कर पलायन किया और घाटी की आबादी में एक बड़ा बदलाव आ गया। पहला बड़ा पलायन, पंडितों की पीड़ा। यही वो समय था जब पहली बार कश्मीरी पंडितों का संगठित पलायन शुरू हुआ। जिनकी पीढ़ियां सदियों से वहां बसी थीं, वे अब सड़कों पर थे, अनजान शहरों में, अपने ही देश में विस्थापित। फिर उम्मीद की किरण। कुछ सालों बाद सुल्तान हसन शाह 1472 से 1484 AD जैसे कुछ उदार शासकों ने पंडितों को वापस बुलाने की कोशिश की। लेकिन जो दर्द और अविश्वास छोड़ गए थे सिकंदर जैसे शासक, उन्हें मिटाना आसान नहीं था। निष्कर्ष स्वरूप, कश्मीर का इतिहास सिर्फ तारीखों का सिलसिला नहीं। यह एक सभ्यता की टूटती आत्मा, संस्कृति की लड़ाई और पहचान की जद्दोजहद की गाथा है। सवाल आज भी जिंदा है। क्या कभी पंडित लौटेंगे? क्या यह घाटी फिर से सबकी हो सकेगी? कड़ी, जब सूफियों की बयार आई। सुल्तानों की तलवारें बहुत कुछ बदल चुकी थीं, मंदिर टूटे थे, पंडित दूर जा चुके थे और घाटी की हवा बोझिल हो गई थी। लेकिन तभी कश्मीर की रूह में एक नया अध्याय लिखा जाने लगा, सूफियों और संतों का अध्याय। लल देद, वो स्त्री जिसने दिलों को जोड़ा। 14वीं शताब्दी के अंत में एक अद्भुत स्त्री कश्मीर की आत्मा बनकर उभरी। नाम था लल देद, जिसे लोग स्नेह से लल्लेश्वरी भी कहते थे। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी इस साध्वी ने हिंदू शिव दर्शन को अपनाया, लेकिन उनकी वाणी में सूफी प्रेम और भक्ति की भी झलक थी। उनके वाक्य दोहों ने हिंदू मुसलमान दोनों को आत्मा की गहराइयों से जोड़ा। उन्होंने कहा, ना मैं मंदिर में हूं, ना मस्जिद में, मैं तो उस प्रेम में हूं जो दिल से दिल को जोड़ता है। शेख नूरुद्दीन वली, सूफी जिन्होंने संतों की वाणी सुनी। लल देद की आध्यात्मिकता ने एक और महान आत्मा को जन्म दिया, शेख नूरुद्दीन वली। उन्हें कश्मीर में नंद ऋषि कहा गया। उन्होंने इस्लाम के भीतर सूफी मार्ग चुना, लेकिन उनका आदर हिंदू समाज ने भी उतना ही किया। वे कहते थे, जिसने खुद को जाना, उसने खुदा को जाना। कश्मीर की गंगाजमुनी तहजीब की नींव। लल देद और नूरुद्दीन वली ने मिलकर वो बीज बोए, जिनसे कश्मीरियत नाम की संस्कृति पनपी। जहां धर्म से पहले इंसानियत थी और नाम से पहले आत्मा का नाता। यही वो समय था जब कश्मीर तलवार की चोट से नहीं, वाणी की मधुरता से जुड़ने लगा। लेकिन क्या यह समझता स्थायी रह सकी? या फिर राजनीति और धर्म का खेल इसे भी निगल गया? जानिए आगे। शाही साजिशें और सुल्तानों की सत्ता। कश्मीर 15वीं सदी के बाद। जब 15वीं सदी का सूरज ढल रहा था, कश्मीर पर अब भी मुस्लिम सुल्तान राज कर रहे थे। शाह मीर वंश के बाद कई और वंशों ने सत्ता हथियाई। लेकिन इस समय तक एक चीज साफ हो चुकी थी, घाटी अब सत्ता का खेल बन चुकी थी। चक सुल्तान और शिया सुन्नी संघर्ष 1500 से 1586। शाह मीर वंश के बाद आया चक वंश, जिसने कश्मीर में शिया प्रभाव बढ़ाया। लेकिन उनके शासनकाल में भी स्थायित्व नहीं था। कश्मीर अब एक राजनीतिक शतरंज बन चुका था, जहां हर मोहरे को अपनी चाल चलनी थी। अकबर का आक्रमण और मुगल अधिग्रहण 1586। और फिर 1586 में कश्मीर की कहानी में प्रवेश करते हैं शहंशाह अकबर। मुगलों ने कश्मीर को सल्तनत में मिला लिया और अगले लगभग 166 साल तक घाटी मुगल बादशाहों के अधीन रही। यहां से शुरू हुआ एक नया अध्याय। कश्मीर अब दिल्ली की छत्रछाया में था। अफगानों का आगमन और आतंक 1752 से 1819। मुगलों के पतन के बाद 1752 में कश्मीर पर कब्जा किया अफगानों ने, अब्दाली और दुर्रानी वंश। यह वो समय था जिसे लोग जुल्म का दौर कहते हैं।
अफगानी गवर्नर लोमहर्षक कर वसूलते थे, धार्मिक अत्याचार चरम पर थे और जनता त्रस्त थी। सिखों का शासन और गुलाब सिंह का उदय 1819 से 1846। 1819 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर पर धावा बोला और अफगानों को परास्त कर दिया। कश्मीर अब सिख साम्राज्य का हिस्सा बना। धार्मिक अत्याचार कुछ हद तक रुके, लेकिन शासन दूरदराज से होता रहा। इसी काल में उभरते हैं जम्मू के राजकुमार गुलाब सिंह, जो रणजीत सिंह के विश्वासपात्र थे। उन्होंने धीरे धीरे रणनीतिक और सैन्य योग्यता से अपने अधिकार बढ़ाए। 1846 डोगरा युग की शुरुआत। और फिर 1846 में इतिहास ने फिर करवट ली। प्रथम सिख अंग्रेज युद्ध के बाद हुए अमृतसर संधि के अंतर्गत अंग्रेजों ने कश्मीर को 75 लाख रुपए में गुलाब सिंह को सौंप दिया। इस तरह कश्मीर में एक बार फिर हिंदू राजा का शासन आया। डोगरा वंश का प्रारंभ हुआ। डोगरा शासन की शुरुआत 1846 में महाराजा गुलाब सिंह से हुई, जब उन्होंने अंग्रेजों से कश्मीर को 75 लाख रुपए में खरीदा। इसके बाद करीब एक सदी तक उनके वंशजों ने कश्मीर पर शासन किया। 1947 में भारत पाक विभाजन के समय कश्मीर एक रियासत था। पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। हालात बिगड़ने पर आखिरी डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने मदद की शर्त पर विलय की मांग की। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए और कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। 1990 के दशक की शुरुआत में कश्मीर घाटी में चरमपंथी गतिविधियां तेज हो गईं। पाकिस्तान समर्थित उग्रवादियों ने इस्लामी शासन की मांग करते हुए घाटी में आतंक फैलाया। कश्मीरी हिंदू पंडितों को धमकियां मिलने लगीं, या तो धर्म बदलो, घाटी छोड़ो या मरो। रातों रात घरों पर पोस्टर, मस्जिदों से ऐलान और लक्षित हत्याओं ने डर का माहौल बना दिया। लगभग 3 से 5 लाख कश्मीरी पंडित अपना सब कुछ छोड़कर घाटी से भागने को मजबूर हो गए। यह एक संगठित और क्रूर पलायन था, जो आज भी भारतीय इतिहास का एक दर्दनाक और अनसुलझा अध्याय बना हुआ है। अनुच्छेद 370 भारत के संविधान में एक अस्थायी प्रावधान था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। 1947 में भारत से विलय के समय इसे महाराजा हरि सिंह की शर्तों पर शामिल किया गया, ताकि कश्मीर को अपनी अलग संविधान, झंडा और कानून बनाने का अधिकार मिले। इससे भारत के अन्य राज्यों के लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हो गया और यह 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया। यह कदम विकास, सुरक्षा और एकता की दिशा में माना गया। 2025 में कश्मीर में पर्यटन एक बार फिर तेजी से उभर रहा था। घाटी में चहल पहल बढ़ रही थी, होटलों में बुकिंग फुल थीं और पहलगाम जैसे स्थानों पर हजारों पर्यटक आ रहे थे। लेकिन इसी बीच 18 मई 2025 को एक भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना ने राज्य की शांति और विकास की गति को झकझोर दिया। भारत ने इस हमले का कड़ा जवाब दिया। 19 मई को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनमें नूर खान एयरबेस और रावलपिंडी के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने पुंछ और श्रीनगर में गोलाबारी की। तनाव बढ़ने के बाद दोनों देशों के बीच 21 मई 2025 को संघर्ष विराम सीज़फायर घोषित किया गया, लेकिन घाटी एक बार फिर अनिश्चितता और असुरक्षा के साए में लौट आई। कश्मीर में शांति की राह संवाद, न्याय और बीते जख्मों के इलाज से गुजरती है, खासकर उन पंडितों के लिए जिन्हें सुरक्षित घर वापसी का अधिकार है। पर्यटन को फिर से जीवित किया जा सकता है। कश्मीर की खूबसूरती और सूफी संस्कृति की भाईचारे की भावना को बढ़ावा देकर संतुलित औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर मिल सकते हैं, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। उग्रवाद को खत्म करने के लिए शिक्षा,
अवसर और समावेशी शासन जरूरी है। चुनौतियां हैं, लेकिन कश्मीर की जनता की उम्मीद और शांति की चाह भविष्य को रोशन करेगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।